सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, समाजवाद और साम्यवाद दोनों विचारधारा मूलतः अगर कुछ फंडामेंटल, कुछ मूलभूत अंतरों को छोड़ दिया जाए तो दोनों विचारधारा मूलतः एक ही जैसी लगती हैं और काफ़ी हद तक दोनों में सिमिलरिटी भी है। तो कुछ अंतरों के साथ यह विचारधारा मुख्यतः सबसे पहले जो यह शब्द है समाजवाद और साम्यवाद, इस शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया है। रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद और साम्यवाद दोनों शब्दों का पहली बार प्रयोग किया है। उन्होंने कई ग्रंथ लिखा जिसमें से द न्यू बुक ऑफ मॉरल वर्ल्ड एंड द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी एंड द रिवोल्यूशन इन द माइंड उनकी मुख्यतः कृतियां हैं। रॉबर्ट ओवन मुख्यतः लंदन के थे, इंग्लैंड के थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म मतलब लंदन में समाजवाद के पिता भी कहा जाता है। इन्होंने समाजवाद और साम्यवाद दोनों पे अपनी विचारधारा प्रस्तुत किया। बाद में चल के समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा मुख्यतः कार्ल मार्क्स के थियोरी में यह प्रचुरता से प्रयोग किया गया। मार्क्स ने इस पर मुख्यतः अपनी विचार प्रस्तुत किए। इस पर मार्क्स ने बहुत सारे काम भी किए। मार्क्स का पूरा जो इतिहास दर्शन है वह आदिम साम्यवाद से साम्यवाद की अवधारणा जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू कम्युनिज्म की अवधारणा के रूप में पेश किया है, जिसे हम मुख्यतः वर्ग संघर्ष के इतिहास या क्लास स्ट्रगल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं या देखते हैं। समाजवाद और साम्यवाद की जहाँ तक परिभाषा का संदर्भ है, इस परिभाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें इतने मतांतर हैं, इतने ज़्यादा विरोधाभास की प्रवृत्तियाँ हैं, इसमें इतने ज़्यादा नए नए विचार और पद्धतियाँ समाहित हो गई हैं कि इसीलिए इसका कोई एक अप्रोप्रिएट डिफिनेशन या परिभाषा देना मुश्किल है। इसीलिए इतिहासकार गाइड कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जो सभी के सर पे फिट बैठता है। गाइड कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जो सभी के सर पे फिट बैठता है, इसीलिए समाजवाद की कोई एक परिभाषा देना मुश्किल है। लेकिन समाजवाद मुख्यतः अपनी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। मैंने कहा कि समाजवाद की परिभाषा देना मुश्किल है क्योंकि समाजवाद के अनेक विचार और पद्धतियाँ हैं। इसी कारण समाजवाद के अनेक विभेद भी हो गए हैं, अनेक वेरिएशंस भी हो गए हैं, अनेक ब्रांचेज हो गई हैं। जैसे समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फैबियन समाजवाद, नेहरू का समाजवाद, बोस का समाजवाद। तो मतलब समाजवाद की बहुत सारी अवधारणा आ गई है जिसके लिए समाजवाद को किसी एक विचारधारा में बांधना मुश्किल है। लेकिन समाजवाद है क्या? यह मुख्यतः अपनी विशेषताओं के कारण, अपने मेन सिंड्रोम्स के कारण जाना जाता है। जैसे समाजवाद के लिए कहा था, समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जो समतावादी समाज की बात करता है। तो इसका पहली विशेषता है समतावादी समाज। दूसरा, उत्पादन के साधनों का सामूहिकीकरण हो। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, निम्नलिखित में समाजवाद की क्या विशेषता नहीं है? ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि समाजवाद का मतलब है समतावादी समाज। इसके मेन सिंड्रोम्स क्या हैं? पहला है आपका समतावादी समाज, पहला। दूसरा, उत्पादन के साधनों का सामूहिकीकरण। जितने भी उत्पादन हो, उत्पादन पद्धति है, चाहे वस्तु का उत्पादन, सेवा का उत्पादन, सत्ता का उत्पादन, सामाजिक स्वामित्व का उत्पादन, जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन हो उस पे सबका समान अधिकार हो। अगला, अवसर की समानता, सबको समान अवसर दिया जाए, सबके लिए अनुकूल दशाएं, हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए अनुकूल अवसर दिया जाए। तो एक प्रकार से अवसर की समानता, अनुकूल दशाएं दिया जाए, साथ ही साथ योग्यता का आदर्श भी हो। समतावादी समाज में
योग्यता का आदर्श का मतलब है यह नहीं कि हर व्यक्ति को एक साथ डीएम बना दिया जाए, जो योग्य हो उसको उतना दिया जाए, उत्पादन पे उसी व्यक्ति का अधिकार हो जो व्यक्ति उतना जितना योग्य हो। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उस मोड ऑफ प्रोडक्शन पे अधिकार की प्रवृत्ति इस दृष्टिकोण से स्थापित होगी कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा योग्यता रखता है। उसी तरह सेवा का आदर्श हो, यह कहता है कि जो व्यक्ति राज्य की सेवा करता है या समाज की सेवा करता है, उसी व्यक्ति के अंतर्गत उत्पादन पद्धति या उसी व्यक्ति के अंतर्गत उसी मात्रा में उसे उत्पादन पे अधिकार दिया जा सकता है। तो सेवा का आदर्श हो। अगला है कि राज्य के अंतर्गत सामाजिक विकास हो। ठीक है, राज्य के अंतर्गत सभी वर्गों का संरक्षण, राज्य के अंतर्गत सभी वर्गों का संरक्षण हो। ठीक है, तो कुल मिला के यह राज्य को मानता है और राज्य के अंतर्गत ही वह समतावादी समाज की स्थापना की बात करता है और सभी वर्गीय हितों की बात करता है। याद रखिएगा, दो टर्म याद रखिएगा, राज्य और वर्ग। अब याद रखिएगा ये सभी विशेषताएं साम्यवाद की भी है। साम्यवाद भी समतावादी समाज की बात कर रहा है, उत्पादन के साधनों की बात कर रहा है, सब कुछ सही है। बस फर्क इतना है कि साम्यवाद कहता है कि जो राज्य होता है, यह विचारधारा है कि राज्य एक प्रकार का वास्तव में शोषण का तंत्र होता है। कार्ल मार्क्स मुख्यतः साम्यवादी इतिहासकार हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य जो है वह शोषण का तंत्र है, जो ठीक है, जो पूंजीपतियों के साथ मिलकर और धर्म का सहारा लेकर आम जनता का शोषण करता है। इसीलिए राज्य की आवश्यकता नहीं होती है, राज्य की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि समाज राज्यहीन हो। ठीक है, याद रखिएगा कि मतलब है कि समाजवाद की अपेक्षा साम्यवाद दो चीज़ों में केवल अंतर है, सब कुछ सेम है, बस दो अंतर है कि जहाँ समाजवाद राज्य के अंतर्गत सभी वर्गों के हितों की बात करता है और समतावादी समाज की स्थापना की बात करता है, वहीं पर साम्यवाद क्या कहता है, समाज राज्यहीन हो, स्टेटलेस हो और समाज वर्गहीन हो, क्लासलेस हो। तो यहाँ पे हो गया क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि न तो वर्ग की आवश्यकता है और न तो राज्य की आवश्यकता है। ठीक है, मार्क्स मानता है कि राज्य शोषण का तंत्र है। हाँ, और धर्म को कहता है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। धर्म जो है वह क्या है, वह जनता के लिए, आम जनता के लिए अफीम के समान होता है। तो राज्य को शोषण का तंत्र मानने के कारण साम्यवादी राज्य को नहीं मानते हैं। इसीलिए देखे होंगे गांधी जी भी अनार्किस्ट थे। गांधी जी अनार्किस्ट थे, अराजकतावादी, अनार्किस्ट, ANARCHIST, अनार्किस्ट। तो जो अनार्किस्ट होते हैं वो अराजकतावादी होते हैं, वह राज्य को महत्व नहीं देते हैं, वह राज्य के स्थान पे जनता के हितों को महत्व देते हैं। वे राज्य के सापेक्ष जनहित की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवधारणा कहलाती है अनार्किज्म। इसी से कभी कभी एक विचारधारा आई है दार्शनिक अराजकतावाद का। दार्शनिक अराजकतावाद का सिद्धांत किसने दिया है, सुकरात ने क्या अरस्तु ने? दार्शनिक अराजकतावाद एक मुख्यतः राज्य के संदर्भ में विचारधारा है। ठीक है, यह विचारधारा मुख्यतः अरस्तु की विचारधारा है। ठीक है, तो कुल मिला के हम आते हैं, समझिएगा जी, हेलो बोलिए जी, अरस्तु की है। हाँ, ओके, ठीक है। तो अनार्किज्म की परिभाषा यहाँ पे आती है। तो कुल मिला के साम्यवाद समाज में ज़्यादा अंतर नहीं है। साम्यवाद वास्तव में समाजवाद से दो कदम आगे है, क्योंकि वह दो चीज़ों को नहीं मानता, न राज्य को मानता है न वर्ग को मानता है। साम्यवाद की व्यापक परिभाषा आपको कहाँ मिलती है? साम्यवाद के बारे में अगर आप पढ़ते होंगे, समझिएगा, समतावादी समाज की तो बात कर रहा है। साम्यवाद को हम कहते हैं क्या है? साम्यवाद मूलतः क्या है? कहा था कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज कम्युनिज्म। समझिएगा, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज कम्युनिज्म। ठीक है, अभी हम साम्यवाद में चलेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल इतना जानते रहिएगा। आगे हम आगे फिर आते हैं। समाजवाद जो है, समाजवाद की जो विचारधारा है, यह आगे चल के अनेक लेखकों, थिंकर्स के विचारधारा में मुख्यतः विकसित होता है।
चाहे मीनू मसानी हो, जे एल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, जेपी हो या एनजी रंगा आदि। जयप्रकाश नारायण मुख्यतः समाजवादी क्यों, इन्होंने एक इस पे ग्रंथ भी लिखा है, समाजवादी क्यों, उस पर काम किया है। और इसी से प्रभावित होकर जेपी ने टोटल रिवोल्यूशन का थ्योरी दिया है। टोटल रिवोल्यूशन मतलब होता है संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत। किसका है? जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत। और इसी से प्रभावित होकर सर्वोदय की विचारधारा आई। सर्वोदय की विचारधारा, द अपराइजिंग ऑफ ऑल, सर्वोदय की विचारधारा पर मुख्यतः बाद में गांधी जी ने भी बहुत सारा काम किया। यह भी समाजवाद से प्रभावित विचारधारा थी। और यह विचारधारा जो सर्वोदय की अवधारणा है, यह गांधी जी ने मुख्यतः अनटू द लास्ट से लिया था, जो जॉन रस्किन की है। अनटू द लास्ट, उसमें कहा गया है द गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेंस इनटू द गुड ऑफ ऑल, द गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेंस इनटू द गुड ऑफ ऑल। एक व्यक्ति का कल्याण सब व्यक्ति के कल्याण में निहित होता है। इसी से संदर्भित विचारधारा है उपयोगितावाद, जो आपका बेसिकली मिल और बेंथम की विचारधारा है। तो हम आगे आते हैं। इसमें जो समाजवाद की पद्धति है उस पर जेपी ने मुख्यतः काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1929 के लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन चला था, तो उसी समय उन्होंने कहा था मैं समाजवादी हूँ और मैं गणतंत्रवादी हूँ। तो उनका कथन था मैं समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ। ऐसे डांगे ने द सोशलिस्ट नामक ग्रंथ लिखा है। ऐसे डांगे ने द सोशलिस्ट नामक ग्रंथ लिखा है। ऐसे डांगे ने ही फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी नामक ग्रंथ भी लिखा है। और आते हैं गांधी वर्सेस लेनिन। गांधी वर्सेस लेनिन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसे भी लिखा है एस.ए. डांगे ने। गांधी वर्सेस लेनिन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसे भी लिखा है एस.ए. डांगे ने। ठीक, अब समझिएगा। तो यह जो विचारधारा आती है, इस विचारधारा में मुख्यतः कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत एक विचारधारा है कि नेहरू का समाजवाद और सुभाष चंद्र बोस का समाजवाद। यह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि दोनों की विचारधारा में मुख्यतः क्या अंतर है। जैसे नेहरू में अगर देखा जाए तो नेहरू के लिए कहा था है कि नेहरू की विचारधारा में मुख्यतः हीगल का द्वंद्ववाद और कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष। समझिएगा, नेहरू की विचारधारा में हीगल का द्वंद्ववाद डायलेक्टिक सिस्टम या डायलेक्टिज्म और कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष दोनों समाहित है। और साथ ही साथ वह गांधीवादी विचारों को भी महत्व देते हैं। गांधीवादी विचारों को भी महत्व देते हैं। इसका मतलब हो गया कि नेहरू के समाजवाद में एक तरह पाश्चात्य दृष्टिकोण, पाश्चात्यवादी पद्धतियाँ विचारधारा भी हैं और दूसरी तरफ जो है वह गांधीवादी विचारधारा को भी महत्व दिया गया है। दूसरी बात, नेहरू जी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और इसमें समाजवाद के साथ साथ जो पाश्चात्य उदारवाद की पद्धति है दोनों का सम्मिश्रण कर देते हैं। और दोनों के सम्मिश्रण करने के कारण नेहरू के समाजवाद को तीसरी विधि कहते हैं, थर्ड मेथड। तो नेहरू के समाजवाद को का अगला नाम क्या है? थर्ड मेथड। याद रखिएगा, नेहरू के समाजवाद को हम थर्ड मेथड, तीसरी विधि या तीसरी पद्धति भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः क्या है? इसमें समाजवादी दृष्टिकोण और पाश्चात्य उदारवादी दृष्टिकोण दोनों को समाहित किया गया है। तो समाजवादी दृष्टिकोण और पाश्चात्य उदारवादी दृष्टिकोण, ठीक है, दोनों को समाहित करके, हाँ, तो दोनों को समाहित करके जो दृष्टिकोण विकसित किया गया उसे कहते हैं थर्ड मेथड। तीसरा समझिएगा, नेहरू में एक अन्य विशेषता थी कि नेहरू के समाजवाद जो है, इस समाजवादी पद्धति में नेहरू ने मुख्यतः संसदीय संस्थाओं के माध्यम से संसदीय संस्थाओं के विकास की बात किया है और संसदीय संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो उसको उन्होंने संसदीय संस्थाओं को महत्व दिया है। अब आते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस में। सुभाष चंद्र बोस का जो समाजवाद है, ठीक है, सुभाष चंद्र
बोस का जो समाजवाद है मुख्यतः वह क्या है, समाजवाद बोस के समाजवाद में कुछ हमें अंतर दिखाई देता है जो नेहरू से रहा है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के समाजवाद में यद्यपि पाश्चात्य परंपरा तो है, जैसा कि नेहरू में था पाश्चात्य और गांधीवादी दर्शन दोनों था, लेकिन इनमें सुभाष चंद्र बोस में पाश्चात्य पद्धतियां तो हैं, पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित हैं, लेकिन साथ ही साथ देशीय परंपरागत ढांचे को भी महत्व देते हैं और देशीय परंपरागत विचार को भी महत्व दिए हैं। तो मतलब इसमें इनके विचार में पाश्चात्य विचार और परंपरागत देशी विचार, भारतीय विचार को भी समान रूप से महत्व दिया गया है। दूसरी बात है इसमें जैसे वेद पुराण, विवेकानंद आदि के विचारों को भी समाहित किया गया है। आगे आते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है नेहरू से वह क्या है, वह अंतर है कि सुभाष चंद्र बोस ने राज्य हित को सर्वोच्चता दिया है और एक मजबूत राज्य की स्थापना पर बल दिया है। तो उनका समाजवादी ढांचा जो है क्या है, वह एक मजबूत राजतंत्र की बात करता है। और इस पद्धति में मुख्यतः क्या करते हैं, इस पद्धति में उन्होंने कम से कम संक्रमणकालीन अवस्था में, ट्रांजिशनल फेज में उन्होंने व्यक्ति हितों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया है और व्यक्ति हितों को उन्होंने नकार दिया है, मतलब व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया है। लेकिन नेहरू जी व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। लेकिन समझिएगा संक्रमणकालीन अवस्था में, ट्रांजिशनल फेज में, जबकि समाज या देश एक संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा हो, एक रिवोल्यूशनरी सिस्टम में रहा हो, एक ट्रांजिशनल फेज में रहा हो, ऐसी पद्धति में जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता दिया जाए, बल्कि एक मजबूत राष्ट्र की स्थापना पहले किया जाए, वह सुभाष चंद्र बोस मानते थे। तो यह दोनों मूलभूत में अंतर है। तीसरी बात याद रखिएगा, जहाँ तक नेहरू जी संसदीय संस्थाओं की बात करते हैं, उनको महत्व देते हैं और कहते हैं संसदीय संस्थाओं के माध्यम से समाजवादी पद्धति को प्राप्त किया जाए, समाजवादी विचारधारा को प्राप्त किया जाए। वहाँ पर कम से कम सुभाष चंद्र बोस जी अपने प्रारंभिक चरण में, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में जब कोई राज्य का विकास हो या समाज की अवधारणा स्थापित हो रही है या स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है, तो प्रारंभिक चरण में कम से कम उन्होंने संसदीय संस्थाओं को महत्व नहीं दिया है। उन्होंने प्रारंभिक चरण में किसी प्रकार के संसदीय संस्थाओं को महत्व नहीं दिया है और वह वास्तव में ट्रांजिशनल फेज में एक प्रकार से तानाशाही पद्धति को महत्व देते हैं। तो उनके समाजवाद में तानाशाही पद्धति मतलब एक प्रकार से डिक्टेटरशिप को महत्व दिया गया है, अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को महत्व दिया गया है। जैसा कि कार्ल मार्क्स में देखते होंगे, जब पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह होता है, पूंजीवाद के खिलाफ संसार के सभी श्रमिक एक हो जाते हैं, जिसे कहते हैं हम प्रोलेटेरिएट इंटरनेशनलिज्म, जिसमें कहते हैं श्रमिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद या सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद, जिसमें मार्क्स कहता है यूनाइट ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। कहता है कि इसके माध्यम से सभी यूनाइट होके जब विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह करने के बाद अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं, यह सत्ता क्या होती है, अधिनायकवादी सत्ता होती है, जिसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। यह कैसी सरकार होती है, यह एक प्रकार की रिवोल्यूशनरी सरकार होती है, एक प्रकार की संक्रमणकालीन सरकार होती है, जो एक समय विशेष तक रहती है, अस्थायी नहीं रहती है। बाद में अस्थायी कहाँ हो जाएगी, अस्थायी हो जाती है साम्यवाद में जाके परिवर्तित हो जाती है। तो कहते हैं नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि कम से कम संक्रमणकालीन अवस्था में तो वास्तव में एक तानाशाही सरकार या अधिनायकवादी सरकार की आवश्यकता है, तो तुरंत समतावादी समाज की स्थापना का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के, ठीक है, ये कहते हैं कि बाद में प्रजातांत्रिक संस्था का विकास हो, लेकिन प्रारंभिक चरण में नहीं। तो प्रारंभिक चरण में क्या है, इन्होंने मुख्यतः फांसीवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा दोनों को महत्व दिया है, ठीक है, दोनों को महत्व दिया है। और सुभाष चंद्र बोस मुख्यतः साम्यवाद की बात तो करते हैं, लेकिन साम्यवाद को अंग्रेजी के कम्युनिज्म के अर्थ में नहीं लेते हैं, साम्यवाद को अंग्रेजी के कम्युनिज्म के अर्थ में स्वीकार नहीं करते हैं, वह साम्यवाद को हिंदी के साम्यवाद के रूप में स्वीकार करते हैं, याद रखिएगा। तो यह दोनों इनके बातों में, यह बेसिकली जो है, यह मूलभूत अंतर दोनों के विचारों में रहा है, ठीक है। अब आगे समझिएगा। तो यह समाजवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसे हम समझते हैं, और जो भारतीयों में अन्य लोगों ने किस तरह से इस पद्धति को स्वीकार किया, उसके बारे में हम लोगों ने मुख्यतः चर्चा किया। अब आते हैं हम लोग साम्यवाद पे।
अच्छा, समाजवाद के संदर्भ में एक थियोरी बता दें। समाजवाद के बारे में ओसवाल्ड स्पेंगलर ने लिखा है। स्पेंगलर समाजवाद को क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। स्पेंगलर कहता है कि सोशलिज्म इज नथिंग बट द कैपिटलिज्म ऑफ द लोअर क्लासेस। कहता है कि सोशलिज्म इज नथिंग बट द कैपिटलिज्म ऑफ द लोअर क्लासेस। ठीक है, तो वास्तव में कहता है कि समाजवाद और कुछ नहीं है, बस गरीब जनता का समझिए पूंजीवाद है, गरीब जनता का पूंजीवाद है। ठीक है, और कुछ नहीं है। जो लोअर क्लासेस हैं, जो बेचारे निम्न वर्गीय व्यक्ति हैं, इनका एक प्रकार का क्या है, इनके लिए पूंजीवाद है वह। तो ये किसका है, यह स्पेंगलर कथन है कि सोशलिज्म इज नथिंग बट द कैपिटलिज्म ऑफ द लोअर क्लासेस। अच्छा, आते हैं साम्यवाद पे। साम्यवाद के लिए, साम्यवाद शब्द का पहली बार प्रयोग मैंने कहा कि वो मुख्यतः किसने किया है, रॉबर्ट ओवन ने किया है। प्रमुख साम्यवादी विचारकों में कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं थॉमस मूर आते हैं। थॉमस मूर का जो विचार है यह मुख्यतः यूटोपियन विचारधारा कहलाती है, स्वप्नदर्शी, स्वप्नलोकीय, ठीक है, फंसी है, फिगमेंटली माना जाता है। इसके बाद है कोपातकिन हैं, प्रिंस कोपातकिन बड़े फेमस हैं, कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक एंगेल्स हैं, लेनिन हैं, ये प्रमुख साम्यवादी विचारक हैं, और माओ से तुंग हैं। तो प्रमुख विचारक में कौन कौन आते हैं आपके, कार्ल मार्क्स हैं, थॉमस मूर हैं, प्रिंस कोपातकिन, इसके बाद फ्रेडरिक एंगेल्स, माओ से तुंग, लेनिन आदि। ये प्रमुख साम्यवादी विचारक हैं। साम्यवाद मैंने पहले चर्चा कर लिया कि साम्यवाद और समाजवाद में बहुत अंतर नहीं है। साम्यवाद और समाजवाद में मुख्यतः यही अंतर है कि वही जो एक राज्य के अधीन समाज, समतावादी समाज की बात करता है, दूसरा राज्यहीन और वर्गहीन समतावादी समाज की बात करता है। बेसिक साम्यवाद को अगर एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो साम्यवाद के बारे में कहा जाता है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज कम्युनिज्म। एक चीज़ सबके लिए हो, सब कुछ एक व्यक्ति के सुलभ हो, यह विचारधारा कहलाती है कम्युनिज्म की। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज कम्युनिज्म। इन द वर्ड्स इट कैन बी स्टेटेड एज, जैसे कि कहा जाता है कि एबोलिश ऑल काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कम्युनिज्म। एबोलिश ऑल काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कम्युनिज्म, मतलब सभी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति का उन्मूलन ही करना ही एक प्रकार से साम्यवाद है। साम्यवाद की जो विचारधारा है, यह विचारधारा अनेक इतिहासकारों ने, अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने इसको स्वीकार किया और इस तरह से उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पद्धति का भी धीरे धीरे विकास किया। तो साम्यवाद की मूल विशेषता आपका यही है, समाजवाद से थोड़े बहुत अंतर है। साम्यवाद के बारे में जो समतावादी समाज की बात कर रहा है, यह समाजवाद से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के, 2 कदम आगे बढ़ के बात करता है। इसकी परिभाषा को अप्रोप्रिएट रूप से आप मधुशाला में भी देख सकते हैं। हरिवंश साहब बच्चन ने एक जगह लिखा है कि एक तरह से सबका स्वागत करती है साकीबाला, और अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर हो जाने पर मतवाला, और राव रंक में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में, और साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। तो उन्होंने मधुशाला में भी साम्यवाद की वादी पद्धति की बात किया है। तो साम्यवाद मुख्यतः इस प्रकार होता है, बेसिक कोई अंतर नहीं है। ठीक है, साम्यवाद और समाजवाद मूल अवधारणा सेम है, बस 2 बातों में अंतर याद रखिएगा। एक राज्यहीन की और वर्गहीन की बात करता है, दूसरा राज्य और वर्ग की बात करता है। बस यही मूलभूत अंतर है, नहीं तो बेसिकली समाजवाद और साम्यवाद जो हैं वह लगभग एक जैसी विचारधारा है, और यह विचारधारा
वर्तमान तक लगातार इसी तरह अग्रसर होकर चल रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया।